Hi guys, welcome to GSN Law. Continuing the Law Enforcement Agency of India series, I bring you all the second part of the lecture. In this, we will be dealing with two more law enforcement agencies, that is the Enforcement Directorate (ED) and the National Investigation Agency (NIA). You can connect with the team of GSN Law on the following provided links, and to get the PDF of the lecture, you can follow us on the Telegram channel. So these are the two law enforcement agencies that will be dealing in the second lecture. Since all the law enforcement agencies have been currently in news, so I think there is a high probability of having a question in the upcoming examinations. Okay, so let's start with our topic, Enforcement Directorate. Enforcement Directorate is the law enforcement agency and the economic intelligence agency. ऐसे कोई भी अपराध जहां पर पैसे इन्वॉल्व हो, उन सारे अपराधों का जो जांच होती है, जो सबसे प्रीमियर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है हमारे देश की, वो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग द इकोनॉमिक लॉज एंड टू फाइट इकोनॉमिक क्राइम इन इंडिया. ये इकोनॉमिक लॉज को इन्फोर्स कराने और इकोनॉमिक क्राइम्स जो भी इंडिया में होते हैं उनको डील करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. इसके हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली में और इसके 5 रीजनल ऑफिसेज हैं जो है मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता एंड दिल्ली. एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है. तो ये हमारा एक प्री का क्वेश्चन हो सकता है कि अंडर विच मिनिस्ट्री एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वर्क्स. एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट डील करता है दो स्पेशल लॉज में. पहला है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, जिसे हम पॉपुलरली फेमा के नाम से जानते हैं, और दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, जिसे हम पीएमएलए के नाम से जानते हैं. करेंट डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट जो है वो है मिस्टर संजय कुमार मिश्रा, जो एक आईआरएस ऑफिसर है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर है. नाउ एज स्टेटेड अर्लियर, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट जो है वो दो लॉ से डील करता है मेजरली एक है फेमा जो एक सिविल लॉ है, और पीएमएलए द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये एक क्रिमिनल लॉ है. तो इस पे आप ध्यान रखिएगा कि ये एक सिविल लॉ है और एक ये क्रिमिनल लॉ है. फेमा की बात अगर हम करें तो इट हैज अ क्वाज़ी जुडिशियल पावर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग सस्पेक्टेड contraventions of the exchange control laws and regulations with the powers to impose penalties on those adjudged guilty. फेमा के अंदर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास क्वाज़ी जुडिशियल पावर है इनकी वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कोई भी ऐसे कॉन्ट्रवेंशंस जहां पे एक्सचेंज कंट्रोल लॉज और रेगुलेशंस में कोई भी फ्रॉड हो रहा हो या किसी भी तरह की घोटाला हो रहा हो. सेकेंड है हमारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए, जो कि एक क्रिमिनल लॉ है. ये एम्पावर करता है ऑफिसर्स को टू कंडक्ट इंक्वायरीज टू लोकेट प्रोविजनली एंड अटैच एंड कन्फिस्केट असेट्स. फेमा के अगेंस्ट हो ऐसे ऑफेंसेस जो मनी लॉन्ड्रिंग का पार्ट बनते हैं अंडर द प्रोविजंस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. प्रोसेसिंग द केसेस ऑफ फ्यूजिटिव्स फ्रॉम इंडिया अंडर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018. फ्यूजिटिव हम उन्हें कहते हैं जो भगोड़ा होते हैं, जिन्हें भगोड़ा डिक्लेयर कर दिया जाता है, एब्सकॉन्डर्स. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018 ले आया था, जिसमें जो लोग अपने यहाँ पर क्राइम करने के बाद, इकोनॉमिक क्राइम करने के बाद देश को छोड़ के किसी दूसरे कंट्री में चले जाते हैं, जैसे हमने देखा एसबीआई केस में विजय माल्या, पीएनबी केस में नीरव मोदी, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर फ्रॉड करते हैं, मिसरिप्रेजेंट करते हैं, अपना इकोनॉमिक क्राइम करते हैं और फ्लेड कर जाते हैं दूसरी कंट्री में. तो उनको काउंटर करने के लिए फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018 आया था. तो इसमें भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो प्रोसेस करता है केसेस. और चौथा, स्पॉन्सर केसेस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, जो कॉफेपोसा एक्ट में आते हैं. कॉफेपोसा का फुल फॉर्म है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974. इन रिगार्ड्स टू द कॉन्ट्रवेंशन ऑफ फेमा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट डील करता है. अब अपराध हुआ है तो उसकी कोई ना कोई जांच होगी. इसी जांच के लिए न्यायिक प्रक्रिया बनाई गई है, जुडिशियल प्रोसेस बनाया गया है. तो ट्रायल की क्या प्रोविजंस हैं वो देख लेते हैं. तो ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर सेक्शन 4 ऑफ पीएमएलए. पीएमएलए के सेक्शन 4 के अंडर जो भी ऑफेंसेस पनिशेबल हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, एक पर्टिकुलर स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करके सेंट्रल गवर्नमेंट उस स्टेट में एक या एक से अधिक सेशन कोर्ट को स्पेशल कोर्ट डिक्लेयर कर सकती है. इन स्पेशल कोर्ट्स का नाम जो होता है वो है पीएमएलए कोर्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट. और इन केसेस की जो केसेस डील होते हैं स्पेशल कोर्ट में, और इन केसेस की कोई भी ऐसी अपील है जिसका ऑर्डर पीएमएलए कोर्ट पास करती है, उसकी अपील हम डायरेक्टली फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में, जिस हाई कोर्ट का उस पर्टिकुलर सेशंस कोर्ट या स्पेशल कोर्ट के ऊपर जुरिसडिक्शन. हमारी दूसरी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए. एनआईए जो है
वो कॉम्बैट टेरर का काम करती है इंडिया में और एक्ट्स एज सेंट्रल काउंटर टेररिज्म एनफोर्समेंट एजेंसी। इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 31 दिसंबर 2008 को आफ्टर द डेडली 26/11 टेरर अटैक इन मुंबई। टेरर अटैक 26/11 जो मुंबई में हुआ था, उसको बहुत ही ग्रॉस इंटेलिजेंस फेल्योर के तौर पे देखा जाता है कि इतना बड़ा अटैक हो गया और हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने कोई भी टिप ऑफ नहीं दे पाया। इसलिए उसके आफ्टर माथ में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का गठन किया गया जो कॉम्बैट करेगा टेरर को, और ये काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी कहलाएगी। ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। ये हमारा एक प्री का क्वेश्चन हो सकता है स्टेटमेंट फॉर्म में। और ये गवर्न करी जाती है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008। हमने देखा है कि बहुत सी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं जिनको एक स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के थ्रू बैकिंग मिली है, लेकिन वहीं हमारी सीपीआई भी है जो अपनी पावर डिराइव करती है डीपीएसपी से, लेकिन उसकी कोई भी स्टैट्यूटरी बैकिंग अभी भी नहीं है। एनआईए के हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली में, जिसका और इनके रीजनल ब्रांचेस हैं हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर एंड जम्मू। एनआईए के फाउंडिंग डायरेक्टर जनरल थे राधा विनोद राजू, और इनके करंट डायरेक्टर हैं योगेश चंद मोदी, जो कि एक आईपीएस ऑफिसर है। ऑफिसर जो एनआईए में सर्व करते हैं वो ड्रॉ किए जाते हैं इंडियन पुलिस सर्विस से या फिर इंडियन रेवेन्यू सर्विस से। एनआईए की जुरिस्डिक्शन की बात करें तो इसके पास कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन होता है। चूंकि ये एक सेंट्रल एजेंसी है तो देश के किसी भी भाग में अगर कोई भी टेरर अटैक होता है तो ये प्रीमियर एजेंसी ही उसका प्रोव करती है। और ऐसे ऑफेंसेस जो डायरेक्टली चैलेंज करते हैं कंट्री की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी को, ऐसे ऑफेंसेस जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं बॉम्ब ब्लास्ट, हाईजैकिंग ऑफ एयरक्राफ्ट एंड शिप्स, अटैक ऑन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस एक्सेट्रा, उनका डायरेक्ट प्रूफ एनआईए के अंडर आता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंदर आता है। अब हम सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लाए गए एनआईए अमेंडमेंट बिल 2019 के बारे में बात कर लेते हैं। ये बिल 17 जुलाई 2019 को पास किया गया था और इसका एम क्या था? एनआईए को और एम्पावर करना, इसके काउंटर टेररिज्म मेथडोलॉजीज को और इन्वेस्टिगेशंस को नेशनल लेवल पर और एम्पावर करना, उसके लिए एक स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस सेट करना, उस एजेंसी को फ्री हैंड देना कि कोई भी टेरर अटैक होता है जैसे कि जो स्केड्यूल ऑफेंसेस होते हैं तो उन सबको डायरेक्टली प्रूव करने और उनके अगेंस्ट में इनकी क्षमता बढ़ाना, इसी के लिए ये बिल पारित किया गया था। तो हम इसके कुछ एम्स देख लेते हैं। टू गिव मोर टीथ टू द इन्वेस्टिगेटिंग पावर्स ऑफ द एनआईए, एनआईए की इन्वेस्टिगेटिंग पावर्स को बूस्ट अप करना, empower the NIA to probe terror attacks targeting Indians and Indian interest abroad। इसका मतलब ये होता है कि जो भी भारतीय हैं और भारतीयों के जो भी इंटरेस्ट, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके इस्टेब्लिशमेंट्स जो भी अब्रॉड में हैं, उनकी भी जांच अब एनआईए कर सकता है। अगर आपको याद हो तो लास्ट ईयर काबुल अफगानिस्तान में एक गुरुद्वारा पे अटैक हुआ था। वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का पहला अब्रॉड केस था जिसको ये इन्वेस्टिगेट करने अफगानिस्तान गई थी। तो एनआईए अमेंडमेंट बिल के द्वारा ही ये पावर एनआईए को दी गई है। ये हमारा एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीसरा है टू डेवलप अ स्टोर हाउस ऑफ ऑल टेररिस्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ये एक डेटाबेस तैयार करेगी जितने भी टेररिस्ट इंडिया की वांटेड लिस्ट में हैं उनका। और चौथा, प्राइमरली एम्पावर द एंटी टेरर एजेंसी टू इन्वेस्टिगेट शेड्यूल ऑफेंसेस। ये इन्वेस्टिगेट करेगी शेड्यूल ऑफेंसेस जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सर्कुलेशन ऑफ फेक करेंसी, मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स या फिर साइबर टेररिज्म से रिलेट करती हो। अब बात आती है कि एनआईए को जांच के आदेश कौन दे सकता है। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रिक्वेस्ट कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट से टू हैंड ओवर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस टू एनआईए। कोई भी ऐसा अपराध जो एक किसी स्टेट में टेरर रिलेटेड या कोई स्केड्यूल ऑफेंसेस से रिलेटेड ऐसा अपराध हुआ है तो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर सकती है कि ये आप केस एनआईए को दे दीजिए। और आफ्टर अमेंडमेंट इसी को पावर को बूस्ट करते हुए जो भी ऑफेंसेस आउटसाइड इंडिया कमिट करे गए हैं सब्जेक्ट टू इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड डोमेस्टिक लॉज, उसको भी इन्वेस्टिगेट एनआईए कर सकता है। साथ ही साथ एनआईए की स्पेशल कोर्ट्स भी बनाई गई हैं जो जिनका जुरिस्डिक्शन जो है वो डिसाइड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। ये कोर्ट जो है वो प्रिसाइड ओवर करी जाती हैं जज जो कि एक अपॉइंट करे जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट विद जुरिस्डिक्शन इन दैट रीजन। किसी भी पर्टिकुलर स्टेट की चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की रिकमेंडेशन के बाद ही
सेंट्रल गवर्नमेंट एक जज अपॉइंट करती है जो प्रिसाइड ओवर करता है स्पेशल एनआईए कोर्ट के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास भी ये पावर है कि वो कोई भी स्पेशल केस अगर एनआईए के पास है तो वो एक स्टेट की स्पेशल कोर्ट से दूसरे स्टेट की स्पेशल कोर्ट में वो ट्रांसफर कर सकता है। अगर हम विद रिगार्ड्स टू उत्तर प्रदेश बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो स्पेशल एनआईए कोर्ट है वो है थर्ड सीनियर मोस्ट कोर्ट ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज, जो कि लखनऊ में बैठते हैं। अब क्या एनआईए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर आता है? तो इसका आंसर है नहीं। एनआईए को भी एग्जेम्प्ट किया गया है अंडर सेक्शन 24 रेड विद दिस सेकंड शेड्यूल ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट। मतलब ये एग्जेम्प्टेड है आरटीआई से। लेकिन जो भी ऐसे एलिगेशन रहते हैं जहां पर करप्शन और ह्यूमन राइट्स के कंसर्न होते हैं वहां पर ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर आता है। एनआईए की कुछ बहुत सी इंपॉर्टेंट केसेस की अगर हम बात करें जो इन्होंने डील किए हैं या इन्वेस्टिगेट किए हैं तो इनमें से ये है कि जो एक लास्ट मंथ वायलेंस हुआ था बेंगलुरु में, उसकी जांच भी एनआईए कर रही है। एनआईए ने अर्बन नक्सलिज्म का जो एक पूरा मुद्दा उठा था उस पे भी इन्होंने जांच करी हुई थी। तीसरा, इन्होंने जो एक कश्मीर में डीएसपी अरेस्ट हुए थे देविंदर सिंह, उसकी भी जांच एनआईए कर रही है। और एक रिसेंटली आपने एक मुद्दा सुना होगा केरला में जो गोल्ड स्मगलिंग केस था, उसका भी जांच जो है वो एनआईए ही कर रही है। और इस प्रीमियर एजेंसी के गठन के बाद ही आपने एक देखा होगा एक ट्रेंड कि इंडिया में जो दंगे फसाद होते हैं, जो बॉम्ब ब्लास्ट अभी तक एक ट्रेंड हो गए थे कि इंडिया के कभी भी शहर में कहीं पर भी हम लोग रोज पेपर में पढ़ते थे कि दंगे हो रहे हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, आज इतने लोग मरे। एक ये इस ट्रेंड में, इस ग्राफ में एक डाउनवर्ड शिफ्ट आया है जस्ट बिकॉज ऑफ the right power that has been granted to a premier agency called as NIA। तो आई होप आपको ये लेक्चर कुछ अच्छा लगा होगा और आपको कुछ नई चीजें जानने को मिली। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।